कौन था? चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सारे प्यारे दोस्त जानते हैं कि आज आपकी जो ये क्लास है यूपी एसआई और साथ में एसएससी जीडी दोनों एग्जाम्स के लिए शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं दोनों ही परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एक बात हम करेंगे यूपीएसआई की और एक बात हम करेंगे आपका एसएससी जीडी की। क्या बोलोगे? एसएससी जीडी की बात करेंगे। तो एसएससी जीडी में आते हैं आपके जीएस के टोटल 20 क्वेश्चन और यूपीएसआई में आपके आते हैं टोटल 40 क्वेश्चन। और इसमें अगर मैं हिस्ट्री के वेटेज की बात करूं कि हिस्ट्री के कितने प्रश्न आते हैं, तो यूपीएसआई में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं एसएससी जीडी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोनों में ही सेम देखने को मिलेंगे, यानी 20 में से भी और 40 में से भी। क्योंकि यूपीएसआई में आप जानते हैं कि एक सेगमेंट पॉलिटी का बड़ा है और पॉलिटी के लगभग 16 लगभग क्या पूरे 16 ही क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी बचे हुए 24 पार्ट में अदर जीएस होते हैं, इसमें से इतिहास के 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री का ये 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस की बात मैं करूं, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ क्लासेस इस नवंबर तक आप मान लीजिए कि लगभग हम 30 कक्षाओं का टारगेट बनाएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस आपका टिल नवंबर आप मान लीजिए। ठीक है, टिल नवंबर तक हम इसको रखेंगे। ठीक है। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो अब तक इतिहास पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा इतिहास पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे द्वारा इतिहास अब तक किसी भी बैच में पढ़ चुके हैं, जैसे रिसेंट में आप दिल्ली पुलिस में पढ़ चुके हो, एमटीएस में, सीएचएसएल या सीजीएल में, किसी में भी आपने अगर हिस्ट्री को पढ़ा है, तो यहाँ आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपके पास हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं तो सिर्फ पीडीएफ देख लेना उतना मात्र काफ़ी होगा। फिर आपको अपना समय इतिहास पे गंवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग पहले इतिहास पढ़ चुके तो अंतिम समय में मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्शन लेके ही आता हूँ मैराथन के रूप में। उससे आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बना देंगे। तो एक तो आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए जी मैंने इतिहास को पहले पढ़ा है, क्या फिर से पढ़ने की आवश्यकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का उत्तर हम बाद में नहीं देंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन करेगा तो नंबर ऑफ क्लासेस की बात तो ये हो गई। दूसरी हम बात करें दोस्त, इसको हम प्राचीन भारत से ही शुरू करेंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे या प्राचीन इतिहास से ही शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास से शुरू करके, यानी कि एंशिएंट को पहले हम पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मिडाइवल को पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न को पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों की बात होती है कि भाई हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, आप कई वर्षों क्या पूरे जीवन भी इसको अगर पढ़ें, पूरे जीवन भी इसको पढ़ें तो समय शायद कम रहेगा। इतना कुछ उसमें जानने के लिए, इतना कुछ उसमें मानने के लिए, या बोले तो एजम्पशंस भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जी हम पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सटीक मुद्दों पर बातचीत करें कि जहां से हमारा प्रश्न आता है। बाकी आपके पास पूरा जीवन है, अगर आप एक अच्छे छात्र और रिसर्चर हैं, रिसर्च करने में आप लोगों का अगर एक बोलते ना रुझान है तो आप जान ही लेते हैं फिर। और ये एक लंबी यात्रा है, इसको सिर्फ कक्षाओं के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ठीक है। तो एक तो ये बात नहीं, प्राचीन इतिहास थोड़ा बोरिंग होता है। ठीक है, लेकिन बोरिंग हो तब भी पढ़ना ही है, शायद बोरिंग ना लगे, मैं प्रयास करूंगा उस बात का।
मिडाइवल में आपका युद्ध कहानियां आ जाती हैं, तब ये बोरिंग नहीं होता। और मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं इन सब में सबसे ज्यादा जो रेशियो होता है आज की परीक्षाओं में, सबसे ज्यादा जो रेशियो होगा, सबसे ज्यादा महत्व का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद में इसको महत्व में पहला स्थान देता हूं, मिडाइवल को दूसरा, और एंशिएंट से बनने वाले प्रश्नों का हम तीसरा स्थान देते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो किसका रहता है प्रश्नों का पूछे जाने का? मॉडर्न इंडिया से या आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा रेशियो होता है। पहली बात तो ये हो गई, इतनी बात में कोई परेशानी। स्टैटिक जीके आपका नेक्स्ट बैच में होगी, आप लोगों को पहले ही बताई गई ये बात, ठीक है, निश्चिंत रहिए। दूसरा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि मैं ही स्टैटिक जीके या कोई और पढ़ाएंगे तो अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कुछ दोस्तों को दिक्कत आती है नोट्स की। नोट्स के क्वेश्चन बहुत बच्चे करते हैं, नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, और प्लीज ये फॉलो करना। हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा, खराब छात्र से कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है। बस खराब छात्र से तो एक उम्मीद है कि वो खुद को अच्छा कर लेगा। नोट्स भाई साहब आपको पूरे एक सेगमेंट के मैं आपको एडवांस नोट्स दे दूंगा पीडीएफ रूप में, एडवांस आपको मिल जाएगी। आज की कक्षा की तो नहीं मिली है आपको, क्योंकि आज कक्षा शुरू हुई है। एडवांस का मतलब है कि आज जब ये क्लास खत्म होगी, आज की कक्षा के बाद में, आज की जब क्लास हो जाएगी आपकी, आज की क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी उन दोस्तों को जिनको नोट्स बनाने की बड़ी टेंशन होती है, और सही भी है, नोट्स होने भी चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। आपको जब कभी छुट्टी मिले, सैटरडे संडे, या जब क्लास नहीं है, तब आप अपने नोट्स अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर पीडीएफ है, एकदम से तैयार हुई। और भी कुछ कमी होगी तो मैं उसको देख करके ठीक करा के आपको करा दूंगा, ठीक है। ये तो हो गई पीडीएफ जो आपकी स्क्रीन वाली पीडीएफ होगी। एक पीडीएफ आपको कक्षा के साथ में मिलेगी, हर रोज मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे, जैसे हैंड रिटन पीडीएफ मिलती है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के पास एडवांस में पीडीएफ होने का क्या फायदा होता है, आपको पता होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है और कल क्या पढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करेंगे, मेरी बात ये समझ में आ रही है? एडवांस पीडीएफ से आपको क्या फायदा होगा कि आपके पास चीजें होंगी कि हमको पढ़ना क्या है, और जब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा या आपको समझाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा आप बौद्धिक तरीके से समझ पाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। आप सारी चीजों को, आपको पता है कि अभी भैया क्या समझाने वाले हैं, तो आप उनको समझने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। फिर चीजें आपको एकदम से नई नहीं लगेंगी। पहले तो माइंड मेकअप हो जाता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम अगली 3-4 कक्षाओं की पीडीएफ में आपको एडवांस दे दूंगा, हर रोज तो मिलेगी ही, 3-4 पीडीएफ मिल जाएंगी। बात समझे, एक बार थम्स अप कीजिए। हमने दिल्ली पुलिस में किया, बहुत बेहतर रिजल्ट उसका निकल के आया, ठीक है। ये हमने सीएचएसएल में किया, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका निकल के आया। बाकी हम डे टू डे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ही, कोई दिक्कत। पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, एकदम पूर्ण रूप से निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। कंप्लीट हिंदी और उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट इंग्लिश में, ताकि किसी भी हमारे बच्चे को, तब मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं 2 भाषाएं नहीं बोल सकता। आप लोग तो इतना जानते होंगे कि मैं इकट्ठे 2 भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता, कि मैं हिंदी बोलूं अंग्रेजी बोलूं तो 2 गुना समय, बड़े विषय के लिए 2 गुना समय तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ रहेंगी, दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगी, क्योंकि हमको चीज़ों को अंततः समझना होता है। और अगर आप समझ गए तो पार हैं, और नहीं तो आप कितना भी नोट्स बना लें, कितना भी कॉपियाँ भर लें, कितना भी पेन घिस लें, उस सब का कोई फायदा नहीं होता जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो सारा फोकस हमारा रहेगा चीज़ों को समझने पे, रटने पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो रटने वाली चीज़ें होंगी, जो याद करने वाली चीज़ें होंगी, वो डेटा आपको याद करना ही होगा, इतना साथ आप मुझे देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ की बात करेंगे, आपका पीडीएफ आपको हर रोज मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके यही क्वेश्चन होते हैं सब लोगों के, और इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे। बड़ी तादाद में बच्चे हैं, लगभग बच्चों की संख्या 28,000 है, एप्लीकेशन में 28,000 एक बड़ी बात होती है, ठीक है। आगे आएंगे तो हम शुरू करेंगे दोस्त आज आपका इतिहास को, ठीक है, हिस्ट्री को। अच्छा, इतिहास के बारे में आप क्या समझते हैं, आप ये बताइए। इतिहास यानी कि हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? इतिहास अर्थात मैं अगर बात करूं हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, मैं बोलूं कुछ शब्दों में बताने का प्रयास करो मुझे, तो कुछ शब्दों में बताने का प्रयास जब आप करते हैं तो आप कहेंगे इति धन हा धन आश, ये इतने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति मतलब ऐसा, इट वाज ऐसा, हास मतलब हुआ था, इट वाज हैपन, ऐसा हुआ था। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? जो हुआ था, ऐसा हुआ था।
यानी जो घटना बीत चुकी है वो इतिहास है। इट वॉज हैपन, जो हुआ था। अच्छा, आप कहेंगे आपके साथ क्या हुआ रिसेंट में, आप लिखिए, सोचिए जरा। आप कहेंगे भैया कल हमारे घर आपका आलू गोभी की सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी थी, करवा चौथ था, तो क्या ये इतिहास है? क्योंकि वह भी तो हो चुका। वह इतिहास नहीं है दोस्त, वह हिस्ट्री नहीं है। इतिहास वह है जो हमारे इस समाज पर एक प्रभाव डालता है। ऐसी घटना जो हुई थी और समाज पर भी प्रभाव डाले। जैसे आप कहें सिकंदर भारत आया तो भारतीय राजनीति पर एक प्रभाव हुआ, विदेशी आक्रमण के बारे में हमने जाना, सिकंदर की नीतियों को कुछ को लोगों ने सीखा होगा। काशिम भारत में आक्रमण करने आया तो उसका एक प्रभाव रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, मानव विकास के लिए बड़ी जरूरी चीज है। वेद किस प्रकार लिखे गए, लिखे भी गए या नहीं लिखे गए, या उनका संकलन किसने किया, किस प्रकार की वाणी उत्पन्न हुई, यानी इससे एक समाज पर परिवर्तन आया। तो क्या होना जरूरी है? अब सारे दोस्त अपने कमेंट्स रोक देंगे, कमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे बच्चों का कोई कमेंट्स मैं नहीं चाहता। मैं हमेशा गाइड करता हूं, जिसने अपना ध्यान कमेंट्स पर दिया है उसने अपना सिलेक्शन खोया है। तो पहले तो ये तय कर लेना है आप सिलेक्शन लेने वालों में और सिलेक्शन गंवाने वालों में। पहला तय तो ये कर लेना है और फिर उसके बाद मेरी बातें सुननी है बड़े ध्यान से। तो हमने कहा ऐसा हुआ था। तो इतिहास क्या है? जिसका समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? यहां थंबनेल कोई भी हो सकता है, विनायक बैच या आपका जीडी का भी कोई थंबनेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हिस्ट्री वो है, इट वाज हैपन, जो हुआ था। क्या हुआ था? जो घटित हुआ था, जो घटित हुआ था। अब आप कुछ घटनाएं लिख करके देखिए, कुछ घटनाएं सोचिए। मैं देखूंगा आपका बौद्धिक स्तर कितना है, आप सोच भी पाते हैं या नहीं। ऐसी एक घटना लिखिए जो आप जानते हैं इतिहास की, जिससे कुछ परिवर्तन आया हो। रंजीत चौहान जी बहुत नमस्ते एंड बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। बोलेंगे अभी फटाफट से बताएंगे। एक बच्चे ने लिखा है बक्सर का युद्ध हुआ था, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी राज की स्थापना हुई, अंग्रेजों का भारत में जो शासन है वो सरल हो गया, उनकी जकड़ बन गई भारत की राजनीति पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने लिखा है मौर्य साम्राज्य, बिल्कुल ठीक है। मौर्य साम्राज्य ने हमारे देश को बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, हम कक्षा में सीखेंगे और जानेंगे भी। कलिंग वॉर, कलिंग वॉर से बच्चे बड़ा परिवर्तन हुआ। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपनाता है तो हिंदू धर्म की भी रक्षा करता है, ऐसा नहीं कि उनका अपमान करता है, लेकिन बौद्धों को बहुत सहारा देता है। तो एक नया धर्म पनपता है, पहले उतना नहीं पनपा था, उसको शक्ति दी अशोक के द्वारा, इसीलिए वो बहुत पनप गया। जलियावाला लिखा एक दोस्त ने हमारे ने, जलियावाला ने भारत की क्रांति को आग दी। यानी कि ऐसी कोई भी घटना हुई। बहुत अच्छा, आप सोच पा रहे हैं सारे दोस्त। जैसे कि एक दोस्त ने कहा कोरोना आया था, बिल्कुल प्रभाव रहा। तो इतिहास वो है जिसका मानव समाज पर प्रभाव पड़े। आपने कल कौन से रंग की पैंट पहनी थी, उससे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए मेरी बात को? इतिहास क्या है? तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा इतिहास क्या है, तो आप समझा पाएंगे कि इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जो पूर्व में यानी पहले घट चुकी हैं और जिनका मानव समाज पर एक प्रभाव पड़ा है। ठीक है। इतिहास के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोट्स। वाई हेरोडोट्स ही? क्यों? हम विभिन्न विषयों के पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। वाई अरस्तु ही क्यों? ऐसे ही इतिहास में हेरोडोट्स ही क्यों? पिता का क्या काम होता है? पिता का काम होता है कि पिता कब बनेगा? जब बच्चे को जन्म देगा, तभी तो पिता है, बगैर बच्चे के पिता थोड़ी है। तो एक क्रम से चीजों को आगे बढ़ाना। तो हेरोडोट्स वो पहले आदमी हुए जिन्होंने सिंक्रोनाइज तरीके से, क्रमिक तरीके से इतिहास को लिखा। क्या लिखा होगा इन्होंने? मेरे दोस्त, इन्होंने लिखा कि दुनिया में किस प्रकार के संघर्ष हुए। और आज तक आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग हर कोने में, अपने देश से लेकर के विभिन्न दुनिया में
दुनिया लगभग 15,500 युद्ध लड़ चुकी है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना इतना लड़ी है हम जनता। 15,500 बैटल, 15,500, 15,500 बैटल लड़े गए। तो उनमें से उन्होंने बहुत सारे ऐसे वॉर्स को, ऐसे युद्ध को जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, ये जिनकी वजह से बहुत सारे देश गुलाम हुए, या उससे पहले विभिन्न साम्राज्यों ने खुद को जो बढ़ाया उसके बारे में लिखा। इसीलिए इनको हम इतिहास के जनक कहते हैं। और इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है। क्या आंसर आएगा सारे दोस्तों का? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स का फोटो लगा हुआ है यहां पर। यूनान देश से थे। कहां से थे? कौन सी कंट्री के थे? यूनान देश के थे। अगली बात आती है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन क्या बोलेंगे? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण अगर हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, ऐसे अबौद्धिक छात्र हमारी क्लास में तो नहीं है कोई जो ये बोले जी इसको हाथ से लिखो, हाथ से लिख के पढ़ाओ प्रागैतिहासिक? तो ये कभी थॉट प्रोसेस तुम्हारे ऊपर थोपा जाता है। कभी ये बोल प्रागैतिहासिक जैसा मैं लिखूंगा उससे ज्यादा सुंदर लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं बेहतरीन छात्रों की कैटेगरी में आपको लेके चलूं तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन बनता, नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे लिखता रहता हूं। हमारा और आपका कोई कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाता। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप कागज पर लिखते हैं, क्योंकि मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी करके देख रखे हैं और उनका कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। तो क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको हम 3 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्टोरियन थे विल्सन। विल्सन नामक एक व्यक्ति ने इतिहास का विभाजन किया। किसका? प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नहीं भैया हम ऐसे नहीं है, ठीक है, यही उम्मीद करता हूं मैं तुमसे कि तुम ऐसे नहीं होगे। तो 3 तरह से बांटते हैं और आपको अभी क्लास में ही मुझको आंसर करने पड़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण। अच्छा, आपने डायनासोर के बारे में सुना है कभी? डायनासोर जो डीनियो फैमिली के थे, ठीक है, डीनियो मतलब घातक, सीरियो मतलब छिपकली के परिवार के थे। डायनोसोरस, क्या बोलोगे? डायनोसोर का नाम सुना होगा सारे देशों ने। भैया धरती को कपा देने वाले जीव थे। कहां चले गए? एक प्रश्न पूछा जाता है कि डायनासोर कब थे? तो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 6.5 करोड़ ईयर्स एगो, इतने साल पहले डायनासोर इसी पृथ्वी पर थे जहां आप रहते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। सोचो आज अगर डायनासोर आ जाए तो क्या हाल होगा। ऐसे डायनासोर की बिल्डिंग को उठा ले, चलें तो धरती कांपे। तो वो डायनासोर इसी पृथ्वी पर रहे। और आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि पृथ्वी से आकर के आज से लगभग, एक सटीक गणना कभी नहीं हो सकती प्राचीन घटनाओं की, लेकिन कहा जाता है एक उल्का, उल्का का मतलब अंतरिक्ष में विचरण करता हुआ कोई पिंड आकर के इस पृथ्वी से टकराया और उसने इस पृथ्वी की गति को परिवर्तित कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया। जब आप देखते होंगे बहुत से महाद्वीप टूट करके अलग हो गए, जमीन नीचे धंस गई, महासागरों का निर्माण हुआ और एक समुद्र जहां नीचे हुए तो कुछ हिस्सा ऊपर भी उठा, तो पर्वतों का निर्माण हुआ और इस पर जितने भी जीव थे वो सब नष्ट हो गए। और भूगोल की दृष्टि में 1000-2000 साल का तो मायना ही नहीं है, 2-4 हजार करोड़ सालों को तो ऐसे ही गिन लेते हैं। तो डायनासोर खत्म हुए। अच्छा, डायनासोर के बारे में मुझे सिर्फ इतनी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, किसी के पास कोई एविडेंस है जब डायनासोर थे उस समय का कुछ लिखा हुआ है हमारे पास? आप कहेंगे नहीं भैया इतने समय पहले का डायनासोर्स के नाम का तो आज तक वैज्ञानिकों को कोई प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ कल्पनाएं हैं कि ऐसा हुआ था, इट वाज हैपन, निश्चित कुछ नहीं है।
तो कहने का मतलब है ऐसा टाइम जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, एक रिटिन एविडेंस नहीं है। क्या नहीं है? एक रिटिन एविडेंस नहीं है। क्या हो गया इसका? नो रिटिन एविडेंस, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। अच्छा, फिर आता है, अच्छा भैया ये टाइम हम कब बोलते? अज्ञात से, हमको खुद नहीं पता। अज्ञात मतलब ऐसा समय जिससे पता ही नहीं है। अज्ञात से लेकर यानी कि मैं अज्ञात के समय से शुरू करूं, अज्ञात के समय से, कब से शुरू हुआ था कुछ पता नहीं है, लेकिन रहा कब तक है इसकी बात हम आगे करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बारे में क्या है कि पढ़ा नहीं गया, इसके शुरुआती फेस को पढ़ा नहीं गया है, लेकिन बाद में इसके अंतिम समय में ही वेदों की रचना हुई। उस समय का जो एक काल है आद्य ऐतिहासिक काल जिसको मैं कहता हूं, आगे मैं इसका विभाजन बताऊंगा, वर्ष भी बताऊंगा, ठीक है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड जो पढ़ा गया है, मुझे बताएं सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, जो छात्र जानते हैं, किसने पढ़े थे? तो आप कहेंगे भैया सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में बहुत सारे अपने मैसेज लिए जनता को, और उन मैसेज को उसने लिखवाया पिलर्स पर, चट्टानों पर, गुफाओं में, केव्स में। तो उनको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, टी फैंथेलर ने खोजा 1750 में, 1750 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो पढ़े गए हैं, तो उस काल को हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक कितना विभाजन किया मैंने, जरा बताएं। अगर मैं हिस्ट्री को बांटूं तो आप कितनी तरह से बांटेंगे? सारे छात्र बताएंगे कितनी तरह से? 3 तरह से बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक यानी प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक अर्थात बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आप बांटेंगे इसको आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा क्या होगा मित्र? तीसरा आप कहेंगे ऐतिहासिक। तीसरा विभाजन कौन सा होगा इसका? ऐतिहासिक। क्या आधार रहा जी बांटने का? बांटने का आधार क्या रहा? एविडेंस के आधार पर। इसके जो एविडेंस हैं, क्या अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल का कोई एविडेंस है? क्या बोलेंगे? नो रिटन एविडेंस। अगर मैं इसके प्रमाण की बात करूं, कुछ सबूत मिले इसके, क्या आप कहेंगे? नो रिटन एविडेंस। इसके मिले, शुरुआती दौर के पढ़े नहीं गए, लेकिन इसमें बाद में वेद भी होंगे, तो वेद पढ़े गए हैं, बाद वाला पीरियड है वो। लेकिन इसका बहुत सारा समय ऐसा है जिसमें जो प्रमाण मिले उनको पढ़ा नहीं गया, और यहां पर इसके एविडेंस भी हैं, और एविडेंस को पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया है, तो आप कहेंगे एविडेंस पढ़े गए हैं। आज के राजाओं ने, जैसे आप पढ़ेंगे समुद्रगुप्त ने एक आपका हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया, या अगर बात करेंगे आपका किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा। या बहुत सारे राजाओं के समय किताबें लिखी गई, उनको पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। कितने विभाजन हुए? 3 हुए। क्या आधार रहा ये हमने जाना। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब आते हैं यहां पर, जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसको मैंने बोला आप लोगों से प्री हिस्टोरिक पीरियड, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 तरह से हम पढ़ते हैं, और यही विल्सन का विभाजन है। विल्सन नामक एक इतिहासकार का विभाजन है। इन्होंने बोला प्रागैतिहासिक काल यानी जो बहुत पुराना काल है, जिसका एविडेंस नहीं है लिखित में, उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कितने दोस्त मुझे बताएंगे ये जो शब्द आया पाषाण, इसका क्या अर्थ है? पाषाण का क्या मीनिंग होता है? पाषाण का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे भैया पत्थर। क्या होता है? पत्थर अर्थात स्टोन। स्टोन। तो क्या ये पत्थरों का युग था? और आप क्या समझ रहे थे उस समय पे? आपका वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का टाइम था? क्या मेटल था?
आप कहेंगे हाँ भैया समझ में आया, हम लोगों ने रसायन विज्ञान को पढ़ा कि धातु तो जमीन से निकाली गई। उससे पहले तो मनुष्य के पास पत्थर था। पत्थर कैसे पत्थर? ऐसे अपने झुंड में रह रहा था इंसान, शेर उसके पीछे भागा होगा, शेर उसके पीछे भागा तो शेर उसको खा रहा था, उसके हाथ में कुछ आया, उसने उठा के मारा, ओ वाओ शेर खत्म, उसको बुद्धि आई, बोला अच्छा इससे शेर मर जाता है। किसी दिन फेंक के मारा होगा, उसने देखा यार गोल वाले से नहीं मरता आदमी, इसे भाग जाता है। लेकिन जैसे उसने देखा नुकीले में ज्यादा जान गड़ जाता है, उसको ज्ञान हुआ अच्छा ये नुकीला गढ़ता है, तो नुकीले पत्थरों का भी प्रयोग किया। तो जो मनुष्य का पत्थर का प्रयोग है उसको हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल, बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर दिया स्टोन, बहुत बढ़िया। तो पुरा पाषाण काल, इसको पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, इसी को हम पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, इसी को ओल्ड स्टोन एज। हिंदी मीडियम वाले प्लीज ये पैलियोलिथिक पे ध्यान रखना, कई बार हम सिर्फ हिंदी में पढ़ लेते हैं और परीक्षा में आपका पुरा पाषाण काल नहीं लिखा आता, पैलियोलिथिक लिखा जाता है सिर्फ। इसका टाइम बांटा गया अज्ञात समय से लेकर के 10,000 बीसी तक। अब बड़ी बात आई भैया बीसी क्या है, अभी समझेंगे, बस 5 मिनट में बीसी क्या होता है। मध्य पाषाण काल, अब ये समय कैसा है? पत्थर का समय है। पत्थर का समय है तो इस समय पर मनुष्य ने क्या किया, कुछ चीजें की होंगी। यही वो समय है जिस समय मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आग की खोज हुई इस समय में, मनुष्य का विकास हो रहा है धीरे धीरे। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति ने पशुपालन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। ये 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का टाइम था। अच्छा थम्स अप करके बताइए कितने बच्चे क्लियरली जानते हैं बीसी क्या है? भैया ओ वाओ बोला था, अरे नहीं ये फीलिंग है ओ वाओ नहीं बोला होगा कुछ तो बोला होगा। नव पाषाण काल, नियोलिथिक, ये मीजोलिथिक, ये मिडिल स्टोन, मध्य का मतलब मिडिल, स्टोन मतलब पाषाण। ये न्यू माने नया, नव माने नया होता है। स्टोन एज 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। इतनी बात में कोई दिक्कत? यहां पर मनुष्य क्या करेगा, खेती करना शुरू कर देगा। आप बता सकते हैं किस फसल को मनुष्य ने सबसे पहले बोया? जौ। कहां उसके एविडेंस मिले, कहां उसके बारे में, ये सब बातें हम विस्तार से करेंगे आगे। अभी जस्ट हम जान रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आगे जो जाने तो उसमें दिक्कत ना आए। क्या बात समझे? अच्छा मैंने बोला कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने 3 हिस्सों में बांटा। एक बार बोलेंगे कौन कौन से 3 हिस्से हैं। और जैसे मैं लिख रहा हूं ना इसको बार बार, मैं ऐसे हमेशा नहीं लिखूंगा, ये आप ही को बार बार जानना होगा। सारे बच्चों का थम्स अप आ रहा है, सब जानते हैं बीसी क्या होता है, अच्छी बात, जो नहीं जानते वो जान जाए। प्री हिस्टोरिक में क्या आया आपका? पुरा पाषाण काल जो सबसे पुराना है, पत्थर का युग सबसे पुराना समय क्या था? अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी। फिर आया मध्य पाषाण, मध्य पाषाण यानी मिडिल स्टोन एज या मीजोलिथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, 10,000 बीसी से लेकर के आपका 4,000 बीसी तक। और फिर आया आपका नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं, न्यू स्टोन एज बोले, जब मनुष्य खेती शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 4,000 से लेकर के 2500 तक रहा, 4,000 से लेकर के 2500 बीसी तक रहा। अब बड़ी बात आएगी कि बीसी क्या है। आज बताइए, देखो दोस्त, 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। एक तो नाम आप सुनेंगे एडी, एडी होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इसको बोलते हैं। इसी को हम सीई भी बोलते हैं, सीई यानी कि कॉमन एरा, यानी सामान्य युग। आज कौन सा युग चल रहा है? आज कौन सा वर्ष चल रहा है? तो आप कहेंगे भैया आज चल रहा है सन 2023, यही चल रहा है। इससे पहले क्या रहा होगा? 2022 रहा होगा या नहीं रहा होगा, यानी घटते क्रम में रहे होंगे। तो जो आज चल रहा है वो एडी है।
तो जब 2023 तक पहुंचा है तो दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। ये इससे आज से लगभग 400 साल पहले की घटना है। अगर मैं बात करूं इससे भी पहले सन 606 में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। इससे भी पहले मैं बात करूं तो शून्य आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। इस शून्य को कैलेंडर की वजह से, यूरोपियंस की वजह से ईसा का आधार माना गया और ईसा का जो जन्म है वो माना गया है कि 0 वर्ष पर ईसा का जन्म हुआ। और ईसा के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उनको हम बोलते हैं, तो ईसा के जन्म के बाद जो वर्ष हैं उनको एडी कहते हैं। जन्म के बाद का जो है वो क्या कहलाता है, एडी। जैसे सन 2011 की बात हम करें तो 2011 क्या हो जाएगा, एडी है, क्योंकि कोई भी शुरुआत हुई होगी 2023 तक तो शून्य से हुई होगी ना। ठीक है भैया, कलयुग क्या होता है, जब दोस्त मैं आपको भारतीय ग्रंथों के बारे में बताऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे। आपको सारी चिंताएं छोड़ देनी है। हमेशा एक बात दोस्तों से कहता हूं कि इतिहास वो विषय है जो आपको पूर्ण मानव बनाता है। इसके द्वारा हम सीख पाते हैं। अगर सही से सुने और समझें तो इस कक्षा के अंत तक अगले लगभग 1 महीने में मैं आपको ज्ञानवंत बनाने और एक बेहतरीन नागरिक बनाने की तरफ ले जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अच्छा बात करते 0 से पहले क्या रहा होगा। 0 से पहले भी तो 1 साल रहा होगा पीछे की तरफ। 1 BC इधर तो हो गया, 1 AD, 2 3 AD, 100 AD, 200 AD, 300 AD, 2023 AD। लेकिन इससे 1 साल पहले क्या रहा होगा, 1 BC। जैसे 326 BC इतिहास में मैं आपको बताऊंगा कि सिकंदर भारत आया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना। सिकंदर भारत आया, तो सिकंदर भारत आया कब, 326 BC में। या मैं आपसे बोलूं कि एक समय ऐसा हुआ, एक ऋषि भारत में रहते थे, लगभग 7000 BC की बात है, और भी पुराना होगा। अब मेरे प्रश्न सुनना, तब क्लियर होगा। यानी कि आज हम 2023 में रह रहे हैं, 2023 इसमें जीवन जी रहे हैं हम अपना। मैं बोलूं सिकंदर आया 326 ईसा पूर्व, तो मैं आपसे बोलूंगा कि सिकंदर आज से कितने साल पहले आया। एक बार उत्तर दे दो तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए। तो क्या बोलेंगे भैया, 2023 तो आज वाले साल हो गए, 0 से आगे के, और 0 से पहले कितने कह रहा है, 326 वर्ष पूर्व। तो 326 इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जरा उत्तर बताएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2349 बन जाएगा। दिक्कत, तो सिकंदर आज से कितने साल पहले आया, आप कहेंगे 2349 वर्ष पहले आया सिकंदर। कोई दिक्कत। ईशा को आप जानते ही है ना, आजकल बड़ा विवाद चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का। इजराइल फिलिस्तीन का इतना विवाद क्यों है, क्योंकि इजराइल का जो शहर है यरूशलेम से 3 धर्म जुड़े हुए हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। क्योंकि ईसा मसीह ने एक धर्म नया स्थापित किया था जिसको आप ईसाई धर्म कहते हैं, लेकिन पहले तो वो यहूदी ही थे, और यहूदियों ने ही इनको, जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो मार डाला था। जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो यहूदियों ने इनको मार दिया। तो ईसा मसीह कौन है, एक नया धर्म स्थापना करने वाले ईसा मसीह हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जी अंग्रेज ईसाई हैं, ये मत सोच लेना। दुनिया में लगभग 6000 धर्म हैं। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई। तो बीसी क्या हुआ, आजकल इसका शब्द, आजकल की पुस्तकों में, आधुनिक पुस्तकों में इसको बीसी नहीं लिखा जा रहा है, अब इसको लिखने लग गए हैं बीसीई। क्योंकि एडी को कॉमन एरा बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलोगे, बिफोर कॉमन एरा, यानी साधारण युग से पहले की जो बात है। और बीसी क्या होता था आपसे पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो दोनों एक ही बात है, बीसी और बीसीई इक्विवेलेंट है। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट कौन है, ईसा मसीह ही है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में ईशा पूर्व। ईशा पूर्व यानी ईसा के पहले की घटनाएं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या आपका, ईशवी। समझे जी बात को।
छोटे में इसको लिख देंगे आपका ई अर्थात ईस्वी, और इसको छोटे में लिख देते हैं हम लोग क्या, ईशा पूर्व। बहुत बार आपको पुस्तकों में लिखा मिलेगा, समझे? कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में। चलो जी आगे चलते हैं। तो हम कर रहे थे विभाजन आपका किसका, प्राक ऐतिहासिक काल का। मैंने बांटा मध्य, उससे पहले पुरा और फिर नवपाषाण काल में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। सहू जी एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है यहूदी कौन सा धर्म मानते हैं। दोस्त ये धीरे धीरे जानेंगे सब कुछ, एक ही दिन में। पहले तो कभी भी कुछ सीखना इस मानसिकता से आइए कि मैं एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकता, धीरे धीरे ही जान पाते हैं। और आप सोचिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने लग गया तो ये जो बाकी के लगभग 27,000 बच्चे अपने प्रश्न लिखेंगे तो क्या मैं सबके उत्तर दे पाऊंगा? और उत्तर दे भी दूंगा तो पढ़ाना क्या पॉसिबल हो जाएगा? धीरे धीरे जानते रहेंगे, सब कुछ जानेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आएगा सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर के 1750 बीसी। तो मैं अगर कह रहा हूं 2500 बीसी तो इसका मतलब कितने साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, सबका उत्तर चाहता हूं। अगर मैं कह रहा हूं 2500 बीसी तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब आप बताएंगे। आप कहेंगे भैया साधारण कैलेंडर के 2023 में सिर्फ बीसी को जोड़ दो, तो हम बात कर रहे हैं आज से। अगर मैं आज के 2023 को इसमें जोड़ दूं तो क्या बोलोगे आप लोग? मैं आज से भैया 4523 साल पहले की बात कर रहा हूं, लगभग 4500 हम कह सकते हैं। ठीक है, लगभग 4500। वैदिक सभ्यता जिसमें वेद लिखे गए हैं, वैदिक इसीलिए इसका नाम आया वैदिक सिविलाइजेशन। इसके दो पार्ट हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल जिसमें अन्य रचनाएं हुई, लेटर वैदिक पीरियड। ये कब का है? और एसएससी की नजर में सबसे महत्वपूर्ण या किसी भी स्टेट एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल का समय क्या है, बाकी कोई समय नहीं पूछा जाता। बहुत सही उत्तर दिया था बहुत सारे दोस्तों ने, लगभग 4500, 4523। कुछ ने पता नहीं 4700 कैसे लिख दिया। 2023 में 2500 ना जोड़ पाए तो जोड़ घटाने सीख रहे हो अभी है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? ये दो पीरियड कभी मत भूलना, मैं आपसे कभी भी पूछूं फटाक से उत्तर आपका आना चाहिए। तो देख रहे हो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ। वैदिक सभ्यता हो गया आपका, दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, अभी तक हमने बांटा था प्राक ऐतिहासिक काल को, आपकी नस नस में बसा होना चाहिए। क्या बोलोगे? प्रागैतिहासिक काल को हमने बांटा। कौन से? हमने इसके 3 हिस्से किए थे। आप बोलेंगे पुरापाषाण काल, समय आपको पता ही होना चाहिए, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 विभाजन किए थे। इसके बाद में जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल था उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांटा। किस किस में? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा बांटा हमने वैदिक सिविलाइजेशन में यानी कि वैदिक सभ्यता में। इसका टाइम और इसका टाइम आप मुझे बताएंगे। तो ये अज्ञात से 10,000, ये 10,000 से 4,000, ये 4,000 से 2500, ये 2500 से लेकर के आपका 1750, और वैदिक पीरियड के 2 हिस्से हो गए। एक आपका ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के लगभग 1000 तक, ठीक है, और 1000 से 600 तक क्या हो गया आपका उत्तर वैदिक काल हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे आते हैं। ऐतिहासिक काल, तीसरा पार्ट कौन सा था? एक प्राक ऐतिहासिक काल, एक मध्य यानी कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम 2 तरीके से बांटेंगे, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अमन यादव जी बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का, यानी इस समय भारत में काशिम आएगा। काशिम एक अरब आक्रमणकारी होगा। क्या प्रभाव पड़ा भारत की राजनीति पर या भारत देश पर काशिम के आक्रमण का, ये मैं आपको बताऊंगा। सन 1707 में जब मुगल एम्पायर यानी मुस्लिम शासन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब मुगल वंश का 6ठा शासक रहा और उसकी मृत्यु हुई 1707 में। उसने भारत पर 49 वर्षों तक शासन किया, 1658 से लेकर के 1707।
लेकिन बाद में मुगल कमजोर हो गए तो मुस्लिम शासन भी कमजोर हो गया। हालांकि मुस्लिमों का शासन हमारे देश में 1857 तक रहा, बहादुर शाह जफर द्वितीय के टाइम तक। अंतिम मुगल सम्राट वही था। तो यहां क्या हो जाएगी, आपकी औरंगजेब की मौत हो जाएगी, औरंगजेब की डेथ यहां पर हो जाएगी, औरंगजेब की डेथ। तो जहां औरंगजेब की डेथ हुई वहां अन्य शक्तियों को मौका मिला, और अन्य शक्तियों में फिर आपका विदेशी शक्तियां, वो सब हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, और औरंगजेब की मौत के बाद से शुरू होता है। औरंगजेब की मौत को ही क्यों रखा, समझ गए ना? क्योंकि जो इस्लामिक शासन देश में रहा, मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए, जिन्होंने यहां पर आकर के शासन स्थापित किया, जब उनका शासन कमजोर हुआ, वहां तक का, शुरुआत से कमजोरी तक, और अन्य शक्तियों के उदय से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, ये वर्ष तो हर एक छात्र जानता होगा। तो इसी काल को आधुनिक भारत में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी में गांधी युग आता है, इसमें नेहरू युग होता है, और मैं आपको पर्सोनिफिकेशन करके हर व्यक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पटेल जी की बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा पटेल जी क्या योगदान है, क्यों उनको याद किया जाना चाहिए। गांधी जी और भगत सिंह के, गांधी जी भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे या नहीं। हम उस रटी रटाई एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, हम बौद्धिक तरीके से सोचेंगे, और परीक्षा के प्रश्न तो बन जाने ही है। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले हो गया, ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, घटते क्रम में। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा इसको कहते हैं। एडी, ये मैं आपको बता ही चुका, ईसा मसीह के जन्म के बाद में इसको ईशवी कहते, असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी आज 2023 है तो असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ। अगला वर्ष कौन सा आएगा, 2024 आएगा, तो ये बढ़ता हुआ है। जबकि बीसी क्या होता है, घटता हुआ होता है। भैया ये लोग भारत ही क्यों आए, बच्चा समझेंगे सारी बातें। ऐसा नहीं था। कौन कहता है आपसे कि भारत ही आए विदेशी? ब्रिटिशियर्स ने अमेरिका पर भी राज किया है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, 54 देश ऐसे देश हैं जिस पर ब्रिटेन ने राज किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत आए, ये सिर्फ दर्शाएगा कि आपको अभी उस बात का ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत आए, हर जगह जहां रिसोर्स मिले, आदमी आज से नहीं, आदि मानव के समय से ऐसे ही भागा। नोट, डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कारण था पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। एक मैट्रॉइड आकर के पृथ्वी से टकराया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी का हुआ और ये विशालकाय जीव खत्म हो गए। अब आते हैं अपनी बात पर, हम इंसान कैसे बने, और फील करना और थोड़ा सोचना। शायद आप लोग पहली बार इस बात को जानेंगे, बौद्धिक लोग जानते हो तो थैंक यू उनको। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है? मानव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ये चार्ल्स डार्विन है, 1809 में इनका जन्म हुआ था, इनका वर्ष भी पूछ लेता है कई बार, और 1882 तक रहे। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। किस देश से इनका संबंध था, पूछ ले आपसे, इंग्लैंड से। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड द ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी, मानव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसमें पहली पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव। बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जातियों का उद्भव पुस्तक डार्विन ने किस वर्ष प्रकाशित की थी। इसका वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम से भी, 1859। डिसेंट ऑफ मैन 1871, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं मनुष्यों के बारे में, देखना जरा ध्यान से, क्या कहते हैं जरा देखना इस बात को। क्या हो गया, पीछे क्या कह रहा है बच्चा? 711 सर लिखा होगा। नहीं बच्चे, 711 नहीं, 712 ही होगा। 711 में तो भारत पर अरब आक्रमण करेंगे अबेदुल्ला नाम का व्यक्ति और बुदैल, वो असफल हो जाएंगे। सफल आक्रमण काशिम का हुआ, इसीलिए 712। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर क्यों शासन किया? ये दोस्त मेरी बात समझो ना प्लीज, जान जाओगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया। ब्रिटेन से पहले फ्रांस सबसे बड़ी शक्ति रहा है इस दुनिया की। फ्रांस से पहले स्पेन ने इस दुनिया पर राज किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया तो सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका बना है। धीरे धीरे जानोगे, एक ही दिन में सब कुछ जानने का प्रयास ना करो, ये आपकी अल्प बुद्धि को दर्शाएगा सिर्फ।
आगे आएंगे। तो क्या समझे, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अच्छा जी, इनकी बात पर आ जाते हैं। ये क्या कहते हैं, अब समझना बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डार्विन, डार्विन की बात यहीं कर लेते हैं। देखो, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सारे दोस्त बताएं। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, जिसको ये अपना होली बुक मानते हैं? क्या बोलेंगे? पवित्र पुस्तक। आप कहेंगे भैया बाइबल है। तो दुनिया अब से पहले पुस्तकों के आधार पर चली है। तो जो ईसाइयत को मानने वाले लोग थे, जो ईसा मसीह के फॉलोवर बने, उनके फॉलोवर बढ़ते गए। जैसे महात्मा बुद्ध पहले अकेले थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी तो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज बौद्ध देखें कितने हैं, आज ईसाई देखें दुनिया में कितने हैं। तो ईसाई किस पुस्तक में विश्वास रखते थे? बाइबल में। बाइबल ने एक थ्योरी दी मानव विकास की। बाइबल के अनुसार ये जो सारा का सारा प्रकरण है ये 6 दिन में हुआ है। कहते हैं कि जो आपका ईश्वर है उसने पहले दिन सूर्य को बना दिया। ये नोट मत करना, बस जान लो। पहले दिन सूर्य को बना दिया, दूसरे दिन उसने आसमान को बना दिया। मैं आपका विचार सुनना चाहूंगा बाद में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तीसरे दिन उसने धरती, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों को बना दिया, पेड़ पौधे बना दिए। चौथे दिन उसने जो ये जीव जंतु थे वो बनाए, जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को उसने बनाया, बर्ड्स को। पांचवें दिन उसने क्या किया आपका, नहीं, चौथे दिन तारे बनाए उसने। ये लिखा हुआ चौथे दिन, क्या सॉरी, चौथे दिन तारे, पांचवें दिन जीव जंतु। जीव जंतु और तारे उसने, जीव जंतु और जीव जंतु के साथ में क्या, पक्षी को बनाया। छठे दिन कहते हैं उसने इंसान को बनाया, मानव को बनाया और अपनी छवि में बनाया। आपने भगवान जी देखे हैं लोगों ने, यस और नो? बताएं किस किस ने भगवान जी को देखा है? ईश्वर को किस किस ने देखा है? आप में से भी बहुत सारे लोग अन्य धर्म से हो सकते हैं, तो मुझे बताइए किस किस ने ईश्वर को, अपने ईश्वर को देखा है? आप कहेंगे भैया साक्षात तो नहीं, लेकिन एक तस्वीर देखी है। अच्छा, कृष्ण जी कैसे लगते हैं देखने में? मानव के जैसे लगते हैं या नहीं? विष्णु जी कैसे लगते हैं? इंसान के जैसे हैं या नहीं है? भगवान श्री राम कैसे लगते हैं? इंसान के जैसे या नहीं? तो अन्य उनकी बात करूं जहां पर साकार रूप है, जहां पर ईश्वर को एक रूप दिया गया है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां पर निराकार हैं, यानी ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, सिर्फ नाम है। तो मैं बात कर रहा हूं उनकी जहां पर ईश्वर का एक रूप है। तो कहते हैं कि जो भगवान थे, ईश्वर थे, उनको आदमी सबसे ज्यादा प्रिय था। आदमी सबसे ज्यादा प्रिय था तो आदमी को ही बना दिया अपने जैसा, अपने ही रूप में बना दिया। यह सिद्धांत चलता था, पूरी दुनिया मानती थी, पूरे ईसाई लोग इसको मानते थे कि 6 दिन में बनी, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। धरती चौकोर होने की बात थी बाइबल में, धरती चौकोर है, और वो हंसने की बात नहीं है। दरअसल में बहुत सारे लोगों को जो ज्ञान है वो समय के अनुसार पर परिवर्तित होता रहता है। शोध जब चलते रहते हैं तो पुरानी कल्पनाएं खत्म होकर के नहीं आ जाती हैं, लेकिन नई कल्पना का हमको वेलकम करना चाहिए। एक साहब को मैंने देखा, वो बच्चों को बता रहे थे कि बच्चे ने कहा जी सर हमको कक्षा में बताया गया, बड़ा वायरल वीडियो हुआ, हमको कक्षा में बताया गया कि पृथ्वी घूमती है। उसने कहा नहीं, पृथ्वी नहीं घूमते, बाकी सब ग्रह घूमते हैं। पृथ्वी नहीं घूमती है, बाकी सब ग्रह घूमते हैं। तो ये गलत एजुकेशन हुई। हमको शिक्षा पद्धति में समय के साथ बदलाव कर लेना चाहिए। जिस प्रकार शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, तो हमको उनको शामिल करना चाहिए। अच्छा, ये भाई साहब ऐसी ही एक रिसर्च कर दिए। अब आती है बात मुद्दर की, यहां समझेंगे ध्यान से। तो ये पूरी दुनिया घूमने निकले, 1816 में निकले और 1836 तक इन्होंने पूरी दुनिया घूमी। ठीक है, अपने बीगल नामक जहाज पर थे, बीगल जहाज पर पूरी दुनिया इन्होंने देखी और रिसर्च की अपनी।
1800 अंतिम 3 वर्ष और कार्य किया, शोध पत्र लिखे। 1839 में इनकी रिसर्च पूरी हुई। 1839 में रिसर्च पूरी करके फिर 20 साल और अध्ययन किया, तब 1859 में किताब लिखी और क्या कहते हैं कि बाइबल गलत कहती है। बाइबल का ऐसा सोचना कि जीव जंतु और मानव अलग अलग दिन बने हैं, मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने कहा कि जिस दिन जीव जंतु बने उसी दिन मानव बना होगा, और सारी जातियों ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया है। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। मैं आपको आगे बताऊंगा। कहते हैं कि इस जीवन में आप बताइए संघर्ष करना पड़ता अपने जीवन के लिए या नहीं? आदि मानव को संघर्ष करना पड़ा या नहीं पड़ा? तो इन्होंने कहा अलग अलग नहीं, ये सब जीव जंतु एक साथ बने हैं, और जिन जीवों ने संघर्ष कर लिया, खुद को पर्यावरण के अनुकूल बना लिया, अपनी रक्षा कर ली, अपनी जातियों से, स्वयं की जातियों से संघर्ष कर लिया, या दूसरी जातियों से संघर्ष करके जो बच गए वो सरवाइव कर गए, और जो नहीं बच पाए वो जातियां खत्म हो गई। क्या होना था इनका? अंधविश्वास का वो युग बैन कर दिया गया डार्विन को। बोले डार्विन गलत कहता है, इसकी पढ़ाई, इसके रिसर्चेज पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया का एक प्रसिद्ध किस्सा है मंकी ट्रायल 1925 का। एक प्रोफेसर ने डार्विन से प्रभावित होकर, क्योंकि डार्विन ठीक कहता है, इसमें तो कोई संरचना नहीं दिखती कि ऐसे बना दिया गया होगा। अब ये मत मानना कि बनाया गया, शायद कोई शक्ति काम करती हो। इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्स का होना, सूर्य, पृथ्वी, सब कुछ कैसे चल रहा है, किसका जीवन कैसा होगा, इतनी बेहतरीन व्यवस्था के पीछे शायद कोई शक्ति होगी। कल शायद रिसर्च हो जाए, और जब तक रिसर्च नहीं होती तब तक हमको ये मानना होगा कि कोई शक्ति तो है जो संचालन करती है। इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो सकता। एक कथन आया था आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप 4 करोड़ बंदरों को 4 करोड़ सालों तक 4 करोड़ टाइपराइटर पर एक धुन पैदा करने को कहें, और वो लगातार टाइपराइटर को बजाए 4 करोड़ वर्षों तक, 4 करोड़ बंदर, 4 करोड़ टाइपराइटर, तब शायद शेक्सपियर की एक ध्वनि को पैदा कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ यूं ही नहीं होता। एक इंसान के भीतर इतने गुण कैसे हो जाते हैं? एक व्यक्ति के अंदर ही इतनी कलाएं क्यों हो जाती हैं? पृथ्वी एकदम से फिक्स कैसे घूम जाती है? उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पूरा यूनिवर्स ये किसने व्यवस्थित किया, इसका कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? जिसने संघर्ष किया वो, तो ये इस बात को मानने से इनकार कर दिया। बोले अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अब बात आएगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्यों कहा अलग अलग नहीं है? इन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसे कितने लोग मानते हैं? एक प्रश्न आता है कि मानव बंदर से बना है। कितने लोग बोलेंगे मानव बंदर से बना है? मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की 1 बजे से कक्षा तो नहीं है तो यस लिखिए, और नहीं है तो नो लिखिए। सुबह में क्लास है क्या उन बच्चों की? 1 बजे से बताना। मानव बंदर से बना है। यूपीएससी में क्लास है 1 बजे से, फिर तो कल ही पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रश्न है। मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है सबसे ज्यादा? बंदर क्यों सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ? संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन किसके अंदर हुआ? मनुष्य और महिला के दिमाग का आयतन, किसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी? ये सब चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला था। आपको बड़ा अनुभूति होती पढ़ करके कि हाँ, आपने सच में कुछ जाना। लेकिन हम जानते रहेंगे, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। बस आप सीखने के मकसद से आना कि मैं जो सिखाऊं वो सीख लेना, और जो आपको जानना है उसको सर्कल कर दिया करो। जिज्ञासु बनिए, और ये लिखिए कि आपको ये चीज रिसर्च करनी है और आपको ये जानना। अगर आप जानना चाहते होंगे तो जान लेंगे। हाँ, यूपीएसआई में क्लास है तो 1 घंटे क्लास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से। आज तो थोड़ा सिलेबस डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, तो कल से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो नोट्स का मैं आपको बता चुका। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे अगली 4 कक्षाओं के। जो बच्चे सिर्फ नोट से पढ़ना चाहते हैं वो नोट से पढ़ सकते हैं। पहले के छात्रों को क्लास करने की जरूरत नहीं। नए छात्रों को बहुत स्वागत है, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ जानेंगे। एक विशेष इतिहास आप पढ़ेंगे। पढ़ के कैसा लगा? अब यहाँ यूट्यूब पे क्लास नहीं है, ऑफलाइन कमेंट्स, तो एक बार मेरे अपने मैसेज मेरे पास तक जरूर आना चाहिए।
मुझे लगेगा बौद्धिक छात्रों को एक मजा आएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम के हजारों मैसेज होते ही हैं, टैग्स देखे जाते हैं। आप ऑफिशियल _नवीन _डर्मा, क्या बोलोगे, अंडरस्कोर है, डैश नहीं अंडरस्कोर, शर्मा और _RWA। आप इस पर इंस्टाग्राम पर, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, आप लोग इस पर अपना ग्रीन मैसेज भेज सकते हैं। जीवन में जब कभी आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो, आप लोग किसी भी तरीके तक, मतलब मदद से मतलब ये ना भैया कुछ मांग लो, कोशिश करूंगा वो चीज़ भी मैं कर पाऊँ, करता भी हूँ प्रयास हर समय। लेकिन कोई सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं और मैं कर पाया तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। लेकिन सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसका हल आपको कहीं ना मिलता हो। ऐसा नहीं है कि भैया मेरी क्लास नहीं चल रही है तो मेरे पास मैसेज कर दिया, मेरा बैच, मुझको डिस्काउंट दिला दो, इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं, प्लीज़, उसके लिए टीम है। कोई ऐसी चीज़ है कि भाई ऐसा डाउट है कि आप लोग उस डाउट में फंसे हुए और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे विषय का ना, वो जरूरी नहीं है जो विषय मैं आपको, कुछ भी आपका प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं, किसी भी विषय का, कोई भी प्रश्न, ऐसा नहीं। आप सब लोगों की वजह से हम हैं, हम परिभाषित हुए हैं। आपका जीवन से संबंधित भी कोई बात है, आप अपने भाई तक पहुंचा सकते हैं उस बात को। ग्रीन स्टोरी क्या होती है ये मत पूछना, वो आप यूट्यूब पर डाल सकते हो, 30 सेकंड में समझ सकते हो ग्रीन स्टोरी इंस्टाग्राम पर कैसे लगाई जाती है। वो सिर्फ आपको दिखेगी और मुझे दिखेगी और किसी को नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जरूर आप लोग टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कक्षा कैसी लगी अपने बैच में। थैंक यू।